हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट एंड एथिक्स की क्वेश्चन सीरीज़ 3rd। ठीक है, पहली और दूसरी सीरीज़ आपको आपके प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। वहाँ से आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वहाँ से जाके आप प्लीज़ देखिए। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। यहाँ पे आपको हम ला रहे हैं मैनेजमेंट एंड एथिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एफसीआई में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हूँ आपको तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट आपके लिए है कि हम आपको एफसीआई एफसीआई का एजीएमटी कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 999 में, जिसमें हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, प्लस कि आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, प्लस कि आपके लिए होगा वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बिना देर किए। ज़्यादा टाइम नहीं हम अपना आपके लिए यहाँ पे वेस्ट करेंगे, तो वेस्ट करने नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कि कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और ईयरफोन के साथ साइड में एक तरफ बैठ जाइए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है इथिक्स इज़ अ साइंस। इथिक्स कैसा साइंस है? ठीक है, इथिक्स कैसा साइंस है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इथिक्स के बारे में। ठीक है, तो इथिक्स पॉजिटिव साइंस है, इथिक्स नेगेटिव साइंस है, इथिक्स हमारा नॉर्मेटिव साइंस है और इथिक्स हमारा थ्योरेटिकल साइंस है। तो इथिक्स हमारा नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि हमारा कुछ मानक है ना, इनका हिंदी में मानक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मानक है। मानक मतलब होता है कि कुछ भी स्टैंडर्ड्स है ना, तो ये है हमारा एथिक्स जो कि हमारा एक मानक साइंस है। इथिक्स हमारे कि मानक साइंस होते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करना है ना, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम नॉर्मेटिव साइंस में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इथिक्स हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी होगा, नॉर्मेटिव साइंस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डैश 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 इज़ द डोमेन्स ऑफ इथिक्स दैट इंक्लूड्स प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रैक्टिकल इथिक्स। ऐसा कौन सा इथिक्स है जिसमें हम प्रोफेशनल प्लस प्रैक्टिकल इथिक्स दोनों हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल प्लस प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमारा कि यहाँ पे नॉर्मेटिव नहीं होगा, ना कि मेटा इथिक्स होगा। तो यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी अप्लाइड इथिक्स, है ना। कोई भी चीज़ अप्लाई करके देख रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, तो ये होगा हमारा अप्लाइड इथिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा अप्लाइड इथिक्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का अप्लाइड इथिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम करके देख के सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला हो जाएगा डैश 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 इज द मेथड ऑफ रिजॉल्विंग मोरल प्रॉब्लम्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल रूल्स। थ्योरेटिकल रूल्स को अप्लाई करके हम जो मोरल्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कि हम यहाँ पे यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा कि मेथड होगा? तो ये हमारा हो जाएगा कस्चुअरी मेथड। कस्चुअरी मेथड यहाँ पे हम यूज़ करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकल रूल्स को लगा के। तो ये हो जाएगा, इनका मतलब होता है कि न्याय शास्त्र। ठीक है, न्याय शास्त्र या फिर कि हम अपने जो भी मोरल प्रॉब्लम्स हैं उनको ये कैजुअलिटी मेथड लगा के हम यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ह्यूरिस्टिक क्या होता है। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि हम कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं, है ना, कुछ भी सीख रहे हैं।
ठीक है, सारी चीज़ जो भी सीख रहे हैं, वो जो भी लर्न कर रहे हैं, वो अपने आप पे, अपने दम पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ह्यूरिस्टिक। कोई भी हम यहाँ पे थ्योरेटिकल रूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई भी थ्योरी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो भी कुछ हम अपने से सीख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ह्यूरिस्टिक। एनालिसिस तो पता ही है कि ये सब सारी चीज़ें, कुछ भी हमें सोच समझ के सारी चीज़ें एनालाइज करके हम कोई भी रूल्स या फिर कोई भी तरीका यूज़ करके एनालिसिस करके हम करते हैं। रिसर्च सबको पता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा हमारा कैसियूसरी मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। डैश 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 इज़ द फिलोसफिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ मोरल स्टैंड पॉइंट of a particular issues in private and public life which are matters of moral judgment। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम जो है कि किसी भी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को जो है मोरल जजमेंट के साथ हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर विल बी बी, अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स में हम जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे, एनालिसिस अबाउट द नेचर एंड स्टेटस ऑफ इथिकल थ्योरीज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। जो सब्जेक्ट मैटर ये कौन कौन से हमारे होते हैं, तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा एनालिसिस अबाउट द नेचर ऑफ स्टेटस। तो किसी भी जो है इथिकल थ्योरी का नेचर और स्टेटस जानना है ना, तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हैं ना, कौन सा टाइप ऑफ ये इथिक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा इथिक्स। मेटा इथिक्स हमारे जो हैं ये हम इनको यहाँ पे कंसीडर करते हैं। बात करेंगे हम लोग कौन कौन से इथिक्स होते हैं, है ना। तो पहला टाइप ऑफ इथिक्स की बात करेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है हमारा मेटा इथिक्स। पहला हमारा मेटा इथिक्स हो जाएगा। दूसरा हमारा नॉर्मेटिव इथिक्स, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाता है अप्लाइड इथिक्स, ठीक है। ये हो जाता है अप्लाइड इथिक्स। तो ये हमारे 3 तरह के इथिक्स होते हैं। और लेवल ऑफ इथिक्स क्या क्या होते हैं, तो लेवल ऑफ इथिक्स हमारे होते हैं, पहला लेवल होता है माइक्रो लेवल, दूसरा होता है मेसो लेवल और तीसरा होता है माइक्रो लेवल। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेथड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड अप्लाइड इथिक्स इज, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस जो शब्द है, ये बहुत बड़ा सा जो शब्द है, इनका मतलब समझेंगे। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है न्याय शास्त्र, ठीक है। हिंदी में एकदम बोले तो न्याय शास्त्र इनका जो है मतलब हो जाएगा न्याय शास्त्र, ठीक है। इनका मतलब हो जाएगा न्याय शास्त्र। तो यहाँ से क्या है कि कोई भी हम मेजर जो कि अप्लाइड इथिक्स को यूज़ करके मेथड को न्याय शास्त्र पाने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन सा हमारा मेथड हो जाएगा। यहाँ पे भी जो कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कैसियूसरी मेथड, ठीक है। कैसियूसरी मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इन इथिक्स कैसियूसरी मीन्स, इथिक्स में जो हमारा इथिक्स है जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, उसमें जो है कैसियूसरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा केस बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। कोई भी केस है उसके बेस पे हम जो भी रीजनिंग करते हैं, कुछ भी जो भी सॉल्व करते हैं, ये हमारा होता है केस बेस्ड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो जो हमारा कैसियूसरी मेथड है, जो कैसियूसरी वर्ड है, वो हमारा लैटिन से डिराइव करा गया है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, तो वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड कौन सा है, केस है, कैस्यू है, या फिर कैससू है, या फिर कैसस है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसूस। कैसूस विल बी राइट आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन 8। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आइडेंटिफाई द इथिकल पोजीशन विच एक्सेप्टेड कैसियूसरी एज द यूजफुल मेथड। इथिकल पोजीशन को डिफाइन करिए जिसने कैसियूसरी मेथड को यूजफुल मेथड कंसीडर करा है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा हो जाएगा ये यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो है कि हमारा इसको करेक्ट आंसर इसको समझा है। समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है ये हमारा उपयोगिता के आधार पे बताता है। उपयोगिता का मतलब, इसका यही मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ किस बेस पे उपयोगी है ना, यूज़फुल है। इस तरीके से ये जो है कि हमारे इसके ऑप्शन नंबर सी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है ये है हमारा प्रिस्क्रिप्टिविज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है ना, किसी का बिहेवियर है, ठीक है, किसी का नेचर है, ठीक है,
ना, किसी का तो उसको अप्रेस करना, उसको सुपीरियर मान के उसको अप्रेस करना, ये होता है हमारा प्रीक्रिस्टिविज्म। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10। बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड यूटिलाइज कैसुस्टरी एज मेथड फॉर अप्लाइड इथिक्स। किसने जो है क्रिटिसाइज़ किया था, है ना, कैसुस्टरी मेथड को किसने अप्लाइड इथिक्स में क्रिटिसाइज़ किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो उस साइंटिस्ट का जो नाम था वो था पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने हमारे जो है कि अप्लाइड इथिक्स में कैसुस्टरी मेथड को वो किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करेंगे डैश 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 इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इथिक्स दैट स्टडीज़ द फिलोसफिकल, सोशल, लीगल इशू अराइजिंग इन मेडिसिन एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में जो है कि लीगल इशू या फिर फिलोसफिकल इशू या सोशल लीगल इशू जो कि मेडिकल और लाइफ साइंस में आता है, वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आता है हमारा बायो इथिक्स में, बायो इथिक्स में आएगा। ठीक है, जो भी हम लाइफ से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना, या फिर कहते हैं कि डॉक्टर से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो हमारे बायो इथिक्स में आएंगी। लीगल इथिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे लॉ के अंदर आएंगे, है ना, लॉ, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे कहते हैं ना कि कहते हैं उसको, जैसे पुलिस के अंदर या फिर हमारे लॉज के अंदर जो कि लॉयर वगैरह हैं, कोर्ट हैं, ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे लीगल इथिक्स में आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे डैश 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 इज़ यूज द टर्म बायोएथिक्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बायोस्फीयर एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इन्होंने बायोएथिक्स और जो है रिलेशनशिप बिटवीन बायोस्फीयर जो है कि हमें बताया है, ये किसने बताया है? तो इन्होंने वैन आर पीटर ने इन्होंने ये बताया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा द नोशन कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिलेटेड टू। जो सोशल कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा जो है रिलेटेड है बिजनेस इथिक्स में। बिजनेस इथिक्स में सोशल कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये हमारे इससे एक क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछता है हमारे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये जो है हमारे बिजनेस एथिक्स से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिजनेस एथिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड। बिजनेस एथिक्स को और क्या बोलते हैं? तो इसको जो है कि हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इज़ द इथिकल थ्योरी प्रपोज मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर। ये कौन सी थ्योरी है जिसने प्रपोज किया था? मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है मैक्सिमम नंबर से आती है, ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा नंबर तो ज़्यादा हैप्पीनेस। तो इसको जो है ये जो थ्योरी है वो है हमारी इथिकल नेचुरलिज्म। इथिकल नेचुरलिज्म जो है ये है हमारी इथिकल थ्योरी, इथिकल नेचुरलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे हम लोग। द नेम पीटर सिंगर इज़ रिलेटेड टू। पीटर सिंगर किससे रिलेटेड है? तो पीटर सिंगर जो है हमारे रिलेटेड हैं प्रैक्टिकल एथिक्स से, ठीक है, जो भी एथिक्स है जो कि हमारे प्रैक्टिकल कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी एथिक्स हैं, जो भी हमारे जो भी नैतिकता बनाई गई हैं, जो भी हमारे उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, तो उसके रिलेटेड हमारे पीटर सिंगर हैं। आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द केस ऑफ रॉय वे वाडे इज़ रिलेटेड टू इशूज़। ये कौन से इशू से रिलेटेड है? ये है हमारे बायो एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो हम लाएंगे बायो एथिक्स से रिलेटेड। तो वेट करिए, ठीक है, हमारे अगले सीरीज़ के लिए ये बायो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इसका क्वेश्चन ये हुआ था, ये हमारा यूएसए में हुआ था, ठीक है, ये हमारा यूएसए में हुआ था। वहाँ पे बात की गई थी जो अबॉर्शन होता है ना, वो फीमेल जो है उसका राइट होना चाहिए, है ना, कि उसका राइट होना चाहिए कि उसे रखना है बच्चा या फिर उसे अबॉर्ट कराना है। ये हमारा यूएसए में हुआ था। तो ये है क्वेश्चन 17, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रॉय वाडे जो वी वाडे जो रिलेटेड है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आईवीएफ मीन्स। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसी फीमेल जो कि हमारा, ठीक है, वॉर्म को कैरी तो कर सकती है, वॉर्म उसका सही है, बट वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं होता है, उनकी जो यूट्रस है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है, वो यूट्रस उनका सेफ है, वो अपने बच्चे को कैरी कर सकते हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है कि एग को लेते हैं और स्पर्म को लेते हैं, इन दोनों को फ्यूज़ कराते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पे, ठीक है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट को जो है कि हमें आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर कराते हैं। जब ये एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये डेवलप करना शुरू होते हैं तो फिर इनको यूट्रस में जाके शिफ्ट कर देते हैं फीमेल के, ठीक है, यूट्रस में जो है फिट कर देते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। आइडेंटिफाई द फर्स्ट IVF बेबी। जो IVF बेबी, फर्स्ट IVF बेबी है वो है लुइस ब्राउन ना। लुइस ब्राउन जो है ये हमारी फर्स्ट IVF बेबी है। रॉय वार्डे जो है अबॉर्शन से रिलेटेड USA में जो हुआ था वो है केस, ठीक है, ये हमारी लुइस ब्राउन। डॉली जो है ये हमारी फर्स्ट ना एनिमल वो है, एनिमल जो कि स्टेम सेल से रिलेट है, ठीक है, जो कि हमारी क्लोनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हमारी क्लोनिंग से रिलेटेड है। डॉली ये हमारी शिप है, ठीक है, जो कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन से ये करी गई थी। अगला बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है लुइस ब्राउन वॉज बॉर्न ऑन। लुइस ब्राउन जो कब पैदा हुआ था, जो हमारी ये केस है, ठीक है, जो IVF का, तो ये हमारा हुआ था 1978 पे। 1978 में ये जो है कि केस हुआ था। इंडिया के जो पहला IVF था वो हमारा बेबी हर्षा था। बेबी हर्षा जो है हमारा इंडिया का पहला था हमारा IVF बेबी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। डैश इज़ द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एथिकल प्रॉपर्टीज़, स्टेटमेंट, एटीट्यूड एंड जजमेंट। ये कौन सा ब्रांच है एथिक्स का जिसमें हम लोग जो है कि बात करते हैं एथिकल प्रॉपर्टी की, स्टेटमेंट की, एटीट्यूड की एंड जजमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेटा एथिक्स में, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटा एथिक्स में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। डैश 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 इज़ argue that no morally significant dividing the line between fertilized egg and child। ये कौन सा है जो कि बताता है कि यहाँ पे कोई भी लाइन डिवाइड जो है नहीं करती है, ठीक है, मोरली सिग्निफिकेंट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन फर्टिलाइज एग एंड चाइल्ड। तो ये है हमारा कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ये है हमारा कंजर्वेटिव्स, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 है डिजिटल डिवाइस इज़ रिलेटेड टू। डिजिटल डिवाइस जो है ये डिवाइड है, ये रिलेटेड किससे है? तो ये हमारा रिलेटेड है डिजिटल से। बात हो गई तो ये हमारा साइबर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि साइबर एथिक्स वहाँ पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 है जर्नलिस्ट शुड डू नो हार्म्स। दिस असर्शन हाईलाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, क्या करते हैं कि ये हमारे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, जर्नलिज्म जो होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से बात करते हैं? तो ये हमारे जो है कि ह्यूमनिज़म की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो असर्शन, जो प्रिंसिपल है, ये हमारे हाईलाइट करते हैं ह्यूमनिज़म की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। एन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस फर्म विच प्रमोट्स फिलैंथ्रोपिक कंसर्न इज़ आइडेंटिफाइज एज अ पार्ट ऑफ देयर। कोई भी बिज़नेस है, ठीक है, कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, वो जब हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, कुछ भी सोशली कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हमारे जो आते हैं, जिस पार्ट में आते हैं, वो होते हैं हमारे कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, है ना, कि उनकी सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। हर पर्सन की जो है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उसका एक योगदान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है कि कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू।
तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिटी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा सबसे पहले कम्युनिटी पे, फिर सोसाइटी पे। अगर सोसाइटी अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपका डिस्ट्रिक्ट अच्छा होगा, सोसाइटी के अगर अच्छी है, डिस्ट्रिक्ट अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका स्टेट अच्छा होगा, और स्टेट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंट्री भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट पे बात करते हैं, इसलिए छोटी यूनिट हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। डैश 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 एक्टिविटीज़ हेल्प बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फील मोर कनेक्टेड विद द सोसाइटी। ये कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय दोनों जो है कि सोसाइटी से कनेक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पे जो कि हम अगर सोशल कोऑपरेट की बात करेंगे तो यहाँ पे सोशल कोऑपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभाएंगे सब लोग, तो वहाँ पे जो है कि सोसाइटी से रिलेटेड जो है ये लोग अपने आप को फील करेंगे अच्छे से। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज़ द पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कंपनी इन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। ऐसा कौन सा है जो कि हमारे CSR से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो CSR से जितने भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक इसी वीडियो में जो है हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देख लिए, तो इसलिए CSR इम्पॉर्टेंट है। तो CSR ज़रूर देखिएगा, CSR से रिलेटेड ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि ये हमें सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों से कनेक्टेड रखती है और पॉजिटिव इंसान को रखती है। आगे चलेंगे, अगला है हमारा बाय प्रैक्टिसिंग CSR इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो ये हमारे जो है कि कोऑपरेट सिटीजनशिप से रिलेटेड है। CSR जो है कि प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो वो कोऑपरेट सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो 29 का हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में, डैश इज़ द सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प अ कंपनी बी सोशली अकाउंटेबल। तो ये जो है कि सोशली अकाउंटेबल कोई भी है तो वहाँ पे बात करेंगे हम लोग CSR की। तो CSR अगर है, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल है कोई, तो वहाँ पे जो है कि वो सोशली अकाउंटेबल या फिर सोशली वो मैनेजेबल अच्छे से होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। द कॉन्सेप्ट CSR इज़ इम्प्लीकेशन इनटू द फील्ड ऑफ। ये किस फील्ड में बात करता है CSR जो है हमारा, तो ये जो है हमारा बिजनेस के उसमें आता है, बिजनेस के फील्ड में ये आता है हमारा CSR का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेल नोन है ये, और CSR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोशन विशल ब्लोइंग इज़ रिलेटेड टू। जो विशल ब्लोइंग जो हमारा ये नोशन होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है, तो इनका जो हिंदी में शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो ये वो हो जाएगा हमारा ध्यान आकर्षण, ठीक है। ठीक है, किसी भी चीज़ का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, अपनी तरफ। मान लीजिए कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, है ना, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी ने अगर विशल ब्लोइंग किया, ठीक है, तो मान लीजिए तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ध्यान आकर्षित किया कि आप गलत बोल रहे हो, है ना, आप ये गलत काम कर रहे हो। तो विशल ब्लोइंग जो होता है ये हमारा रिलेटेड होता है बिजनेस एथिक्स में। बिजनेस एथिक्स में कोई भी एम्प्लॉय है ना, वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको ध्यान आकर्षित उसका करने के लिए, उसको बताने के लिए विशल ब्लोइंग टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। इन बिजनेस एथिक्स मैक्रो लेवल डील्स विथ। मैक्रो लेवल हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो है हो जाएगा हमारा माइक्रो, MICRO माइक्रो, फिर मेसो, ठीक है, और अगला जो हो जाएगा मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, मेसो मतलब माइक्रो और मैक्रो के बीच में, माइक्रो मतलब सबसे बड़ा। तो जो हमारा मैक्रो होगा, जो सबसे बड़ा वाला होता है, ये हमारे सोसाइटी और एज होल, एज अ पूरे बिजनेस सारी चीज़ों को ये अच्छे से कवर करता है, ये होता है हमारा मैक्रो। बात करेंगे हम मीसो की, तो मीसो में हम लोग जो है कि पार्ट ऑफ सोसाइटी को यूज़ करते हैं, और माइक्रो में हो जाएगा एक्शन ऑफ इंडिविजुअल को कंसीडर करते हैं, ठीक है।
तो इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा हमारा माइक्रो में, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा ये हमारा मीसो में, और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ये पूरे को कवर करता है तो ये हो जाएगा हमारा मैक्रो में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रो की बात करें तो इंस्टीट्यूशन हमारा जो है मैक्रो में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो में जो है हमारा मैक्रो में आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन हमारा मैक्रो में आ जाएगा, माइक्रो में, एक सेकेंड, मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और हम बात करेंगे तो ये भी हमारा एक तरीके से लेवल ही हो जाएगा मैक्रो का ही, बट यहाँ पे आप हमें करेक्ट आंसर जो कंसीडर करना होगा वो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन अगर नहीं रहेगा ऑप्शन तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन देता है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इंस्टीट्यूशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिजनेस एथिक्स मीसो लेवल डील्स विद, तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो मीसो लेवल है, जो दूसरा लेवल है वो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करता है। इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा हो जाएगा माइक्रो लेवल पे, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा हमारा मैक्रो लेवल पे। ठीक है, द मार्केट एंड द गवर्नमेंट, मार्केट एंड गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले अपने आप में एक श्रेष्ठ है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट हमारा मैक्रो लेवल में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। डैश इज़ द लेवल ऑफ बिजनेस एथिक्स डिफाइंस इथिकल बिहेवियर एंड एक्सेस द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन सोसाइटी, तो ये कौन सा लेवल है? तो ये जो लेवल होता है वो होता है द सोसाइटी लेवल। द सोसाइटी लेवल है ये, हम जो है बिजनेस एथिक्स को, बिहेवियर और एसेट्स को अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा द सोसाइटी लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। तो डैश इज़ द एम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एम क्या होता है? सर्विस, जाहिर सी बात है सर्विस सब लोग देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन है तो वो हर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सके, तो ये एम नहीं हो सकता इनका। रिसोर्स एलोकेशन करना ज़रूरी है, बट मेन एम जो होता है किसी भी बिजनेस का, मेन एम या फिर सोल एम जो होता है वो हमारा प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग और मिनिमाइजेशन ऑफ इनपुट्स कम से कम लगाना और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा पाना, ये हमारे एम का बिजनेस का एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 में हम लोग बात करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म। मॉडर्न जर्नलिज्म का जो के फादर कौन है? तो वो है हमारे मॉडल जो है फादर जो हैं वो हमारे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन जो है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म हैं। ये कौन है? इन्होंने हमारे बंगाल गज़ट को वो किया था। ये हमारे इंडियन प्रेस के ये हमारे फादर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डैश इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन मीडिया रेगुलेशन। इंडियन मीडिया रेगुलेशन की जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो कौन सी है? तो वो होती है पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसीआई जो बनी थी हमारी 4 मार्च को। ठीक है, 4 मार्च को पीसीआई बना था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन इंडिया न्यूज़ चैनल इज़ गवर्न बाय। इन इंडिया न्यूज़ चैनल किसके द्वारा गवर्न की जाती है? तो ये हमारा गवर्न किया जाता है हमारा NBSA के द्वारा, जिनका फुल फॉर्म है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, जिसके हेड हैं हमारे रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के हेड हैं। ठीक है, चीफ एडिटर हैं। NBSA जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़ चैनल को गवर्न करने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की। तो PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1978 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड बंगाल गजट। बंगाल गजट को किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट करने वाले थे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की जो है ये इन्होंने बंगाल गजट को स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस के फादर कौन है? तो इसको अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चन के अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुने होंगे तो वो हो जाएगी हमारे जेम्स अगस्टस हिक्की जो है हमारे इंडियन प्रेस के फादर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द नोशन
पेड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। पेड न्यूज़ क्या होता है कि किसी भी न्यूज़ को छापने के लिए, किसी भी न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए, है ना, सनसनीखेज खबर बनाने के लिए वहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारे थिएटर से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वो हमारा हो जाएगा बी, थिएटर से रिलेटेड है। मैं पेज न्यूज़ जो हमारा रिलेटेड है क्वेश्चन, जो नोशन है वो हमारा पेड न्यूज़ जो है रिलेटेड है हमारे थिएटर से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। डैश 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 मस्ट पॉजेज इंडिपेंडेंट वॉइस रिगार्डिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड कोऑपरेटिव सिचुएशन। ऐसे कौन लोग हैं जो कि स्वतंत्र हैं अपनी वॉइस को उठाने के लिए, अपनी वॉइस को रेज करने के लिए, सोशली हो, कोऑपरेट हो? तो ये होते हैं, करेक्ट आंसर जो होता है वो होते हैं हमारे जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट होते हैं ये हमारे, कुछ भी ना, उनके पास पूरा राइट होता है, कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो, बुरी हो, है ना, किसी भी चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए ये जो है जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो जर्नलिज्म ये इनका एक सोशल पूरा राइट होता है कि ये हर एक बात पे, अपनी हर एक चीज़ पे अपनी वॉइस को उठाएं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। डैश इज़ द साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। ठीक है, जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं उनकी जो लाइफ है वो किस चीज़ के लिए, वो हमारे जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो हमारे जो है कि अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी, है ना, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी कि वो जो है कि किसी भी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर जवाबदेही उनकी वहाँ पे होनी होगी, किसी भी काम को वो कर रहे हैं। तो उनका ये जो है कि उनके प्रोफेशनल में ये चीज़ें होती हैं कि वो जवाबदेही के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये हो जाएगा उनका करेक्ट आंसर 46 का डी, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म। प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा हमारा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी जो है कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म है वो हमारा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी के से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ एंड क्लेम ऑफ एज वंस ओन इज़ कॉल्ड। ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा पैलियरिज्म। पैलगियरिज्म जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये होता है हमारा किसी भी आइडिया को आप चुरा रहे हो, उस पर क्लेम कर रहे हो कि वो आपका खुद का है, तो ये जो होता है ये होता है हमारा पैलगियरिज्म। ठीक है, ये हमारा होता है पैलगियरिज्म। बात करेंगे हम लोग हैकिंग की। तो हैकिंग क्या होता है? हैकर्स जो होते हैं, हैकिंग मतलब होता है कि आपके अकाउंट में, मान लीजिए कि मैंने आपको ये पीपीटी शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने हैक कर लिया मेरा फ़ोन, है ना, हैक करने पे क्या करेगा, वो पीपीटी अपने में सेव करके, ठीक है, सेव करने के बाद वो अपने आपको बताएगा कि मैंने इसको बनाया है ना, मैंने ये सब सारी चीज़ें करी हैं। तो ये हो जाते हैं हैकर्स की बात। साइबर थ्रिफ्ट की जो है, ये साइबर जो भी साइबर से रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी 48 का। नेक्स्ट बात करेंगे 49 का। डैश इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे कंसीडर किसको किए जाते हैं? ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जर्नलिज्म की, ट्रुथ और एक्यूरेसी, ठीक है, सच्चाई और कहते हैं ना सटीकता, ये जो है कि हमारे जर्नलिज्म का मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, लव, केयर, फ्री विल, ये सब सारी चीज़ें नहीं। सबसे पहली बात, जो भी वो न्यूज़ छाप रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं वो सटीक हों और सच्ची हों, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें जर्नलिज्म में कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डैश इज़ कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ मीडिया एथिक्स। किस चीज़ को मीडिया एथिक्स की प्रिंसिपल को कंसिडर करते हैं? तो ये हो जाएगी हमारी अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो ठीक है, एक जवाबदेही भी ये जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मीडिया में आते हैं। तो ये हो गए हमारे करेक्ट आंसर 50 का सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायोएथिक्स के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वेट करिए और हमें सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए और अपना सपोर्ट हमें करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको क्या चाहिए हमसे, ठीक है, वो भी हमें बताइए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको फॉलो करना ही करना है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको जितने भी PDF है, जितने भी हमारे जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी हमारे क्लास के नोटिफिकेशन हैं, और जो है कि अलग अलग क्विज़ वहाँ पे आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फॉलो करना ही करना है, प्लस आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। तो चलिए प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना काम अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच।